हाँ भाई लाओ, सुनो। आज का जो टॉपिक है अपना वो है कि डीएनए जो रेप्लिकेट होता है, डीएनए प्रतिकृति अपनी बनाता है, तो ये बनाता कैसे है। सुनिए, एक क्वेश्चन तो ये था कि डीएनए की रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होती है, उसको हमने प्रायोगिक प्रमाण से सिद्ध किया था, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये है कि डीएनए जो होता है वो अपने आप को रेप्लिकेट करता कैसे है या अपनी फोटोकॉपी बनाता कैसे है, ठीक है। ये दो टॉपिक हैं, इनको ज़रा ध्यान से सुनना आप। ये अनुभव हो रहा है, सुनो। पहले तो आके कंसेप्ट है, समझो, है ना, फिर उसके बाद आप अपने नोट्स देखना। कहा लिया वही तो। चलिए, पॉइंटों को पीछे देखना, पहले समझना है केवल आपको, है ना। मान लीजिए यह एक डीएनए होता है, डीएनए है, और इस डीएनए में आपके ऐसे नाइट्रोजन क्षार जुड़े हुए हैं, ये रहे, ये नाइट्रोजन क्षार है। मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ जैसे AT GC GC AT जो भी है, ठीक है भाई, ऐसे। ये जो डीएनए होता है वो अपने आप को रेप्लिकेट कैसे करता है, अपनी फोटोकॉपी कैसे बनाता है, ये आज हमें समझना है भाई। एक डीएनए से यदि दो डीएनए बन जाएंगे तो हम बोल सकते हैं ना कि डीएनए ने अपने आप को क्या कर लिया है, रेप्लिकेट कर लिया है। रेप्लिकेट को मतलब तो जानते होंगे, फोटोकॉपी बना ली है। क्या बना ली है? फोटोकॉपी। अब सुनिए, पॉइंटों को समझना है। एक बात बताओ, डीएनए जो होता है वो अपने पहले कुंडलित रूप में होता है, ऐसे कुंडलित रूप में होता है कि नहीं होता है? होता है ना, है ना। ये कुंडलन हो रहा है ना डीएनए का, हो रहा है नहीं हो रहा है? एक बात बताओ पहले, हो रहा है ना। अब सुनिए, इसमें सभी में नाइट्रोजन क्षार जुड़े हुए हैं, सभी में। तो सबसे पहले क्या होता है, मैंने आपसे कहा था कि आपको जब भी डीएनए की फोटोकॉपी करवानी हो तो पहले दोनों श्रृंखलाएं क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं, सेपरेट होती हैं। ये दोनों श्रृंखलाएं सेपरेट होंगी कैसे भाई? जरूरी है ना इनका सेपरेट होना। जब तक दोनों डीएनए की श्रृंखलाएं सेपरेट नहीं होंगी तब तक ये डीएनए फोटोकॉपी थोड़ी कर सकता है। तो सबसे पहले तो इसको क्या करना पड़ेगा, अपनी दोनों श्रृंखलाओं को सेपरेट करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। तो ध्यान से सुनना, अभी डीएनए की श्रृंखलाओं को अलग आप कैसे कर सकते हैं? यदि आप हाइड्रोजन बंध को तोड़ दें भाई, देखो ये जुड़ा किससे है? बोलो, हाइड्रोजन बंध से तो जुड़ा हुआ है। तो यदि आप इनके मध्य, नाइट्रोजन क्षार के मध्य बने हाइड्रोजन बंधों को तोड़ देंगे तो बोलो डीएनए की श्रृंखला अलग होगी कि नहीं होगी? हो जाएगी ना। ये पहला काम है अपना, हमें डीएनए को रिप्लिकेट करना है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि डीएनए की कुंडली को खोलना है आपको, मतलब अलग करना है। ये डीएनए की कुंडली ही तो है, तो इसको आप जब तक अलग नहीं करेंगे तब तक डीएनए एक अपनी फोटोकॉपी बना ही नहीं सकता है। तो डीएनए की कुंडली को खोलने के लिए एक एंजाइम होता है, एक प्रोटीन होती है, और उस प्रोटीन का नाम है हेलिक्स या हेलिकेज, हेलिकेज एंजाइम, जिसको आप अनवाइंडिंग प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। मैंने लिखाया हुआ है नोट्सों में, अनवाइंडिंग प्रोटीन डीएनए की श्रृंखला को खोलने के लिए कुंडल अस्थायी कारक ऐसे लिखाया हुआ है ना, ठीक है। तो सिंपल सी बात सुनिए सबसे पहले कि इस डीएनए की श्रृंखला को खोलने के लिए जिस प्रोटीन या एंजाइम की आवश्यकता होती है हम उसे हेलिकेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलिकेज बोलते हैं। मैं इसको बोल सकता हूं कि ये एक प्रकार की अनवाइंडिंग प्रोटीन है, मतलब जो कुंडलनों को खोलने का
कार्य करेगी? अरे डीएनए की श्रृंखला को तोड़ेगी। अरे ये कुंडलन है, एक बात बताओ, ये कुंडलन हो रहे ना, तो यदि मैं इसको यहाँ से ऐसे नहीं तोड़ूंगा जब तक, है ना, ये पूरे को नहीं तोड़ूंगा, तो ये अलग अलग थोड़ी हो जाएंगी, अलग अलग नहीं होंगी ना। तो हमें पहले इस कुंडलन को तोड़ना होगा। तो तोड़ने के लिए आप एक एंजाइम या एक प्रोटीन होती है हमारी केंद्रक के अंदर, कोशिका के अंदर, और उसका नाम है हेलिकेज प्रोटीन, जिसे आप अनवाइंडिंग प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। पहला पॉइंट तो ये है। अब हेलिकेज जो होता है, ध्यान सुनिए, ये प्रोटीन ऐसी होती है जो डीएनए को किसी विशेष स्थान से तोड़ने का प्रयास करती है। अब सुनना, एडेनिन और थाइमिन के मध्य कितने हाइड्रोजन बॉन्ड हैं? डबल। और ग्वाइनिन और साइटोसिन के मध्य कितने हाइड्रोजन बॉन्ड हैं? ट्रिपल। यही होते हैं ना, एडेनिन और थाइमिन के मध्य तो, और ग्वाइनिन और साइटोसिन के मध्य ट्रिपल होते हैं ना। अब सुनो, किसको तोड़ना आसान है बोलो? डबल बॉन्ड वाले को तोड़ना आसान होता है ना। तो हमारी हेलिकेज प्रोटीन डीएनए की श्रृंखला को उस स्थान से तोड़ने का प्रयास करती है, या उस स्थान से इसकी कुंडली को खोलने का प्रयास करती है जहां पर ज़्यादा मात्रा में एडेनिन थाइमिन हो। केवल कौन हो? एडेनिन थाइमिन। सपोज कीजिए अब ये एडेनिन थाइमिन वाला सिस्टम है ना, ये ऐसा स्थान है डीएनए कुंडली का जहां पर कौन से नाइट्रोजन क्षार ज़्यादा है? एडेनिन थाइमिन वाले। मतलब इन सभी में कैसे बॉन्ड है? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। कैसे बॉन्ड है? तो इस स्थान से सबसे पहले तोड़ेगी हमारी कौन सी प्रोटीन? हेलिकेज प्रोटीन। हेलिकेज का काम समझ में आया? क्या है हेलिकेज? हेलिकेज एक ऐसी प्रोटीन है जो डीएनए की श्रृंखला के मध्य जो हाइड्रोजन बंध हैं उनको तोड़ने की स्टार्टिंग करती है, जिससे हमारी डीएनए की श्रृंखला खुल जाती है। अरे डीएनए की श्रृंखलाओं को अलग करना जरूरी है कि नहीं? एक बात बताओ, जरूरी है ना। जब तक ये अलग नहीं होंगी तब तक ये सांचे की तरह काम नहीं करेंगी और एक नया डीएनए बनेगा ही नहीं। तो पहले हेलिकेज नाम की प्रोटीन इस डीएनए की श्रृंखला का विकुंडलन करती है, मतलब इसके कुंडलन को खोलती हुई जाती है। एक और बात मैं आपको बता दूं, कभी भी डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं को एक साथ नहीं खोला जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। इसलिए हमारी ये प्रोटीन, हमारी ये अस्थायी कारक कुंडल प्रोटीन धीरे धीरे इसको खोलती जाती है। अब जैसे पहले इस कुंडलन को खोल दिया, ठीक है, तो यहाँ पे डीएनए बन जाएगा नया, फिर आगे चल के इसको खोलेगी, फिर यहाँ पे नया डीएनए बनेगा। तो ऐसे क्रम से खोलती हुई जाती है और नया डीएनए साथ साथ में बनता जाता है। ये सिस्टम होता है प्रतिकृतिकरण का। तो पहला स्टेप तो हमारा क्या है कि जो डीएनए की कुंडली होती है उसे हमें खोलना पड़ेगा। किससे खोलेंगे बोलो? हेलिकेज एंजाइम से। किससे? हेलिकेज एंजाइम से, जिसको आप हेलिकेज प्रोटीन भी कह सकते हैं। अब ज़रा ध्यान से सुनना। सपोज कीजिए आपने इस कुंडली को खोल दिया, ठीक है। अब ये कुंडली जब खुल जाती है, मान लीजिए ये कुंडली खुल गई है, तो ये जब कुंडली खुलेगी तो ये ऐसे नहीं हो जाएगी, क्या बोलो, मानो ऐसे ओपन हो जाएगी ना। ये अभी तो पहले बंद थी बिल्कुल, लेकिन जब हेलिकेज एंजाइम ने इसको तोड़ दिया हाइड्रोजन बॉन्ड को, तो बोलो ये हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे अलग अलग हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बताओ, अलग अलग हो जाएंगे ना ये दोनों श्रृंखलाएं। तो सबसे पहले जो हमारा डीएनए है ना, उसकी कुंडली इस प्रकार ओपन हो जाती है। पूरा डीएनए एक साथ ओपन नहीं होता है, पूरे डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं एक साथ नहीं खुलती हैं कभी, ये क्रम से खुलती हैं, क्रम से बिल्कुल। पहले ये कुंडलन खुलेगा, फिर आगे चल के फिर और कुंडलन खुलेगा, ऐसे खुलते हुए जाते हैं। और इनको खोलने में कौन सहायता करता है? हेलिकेज करता है, ठीक है। अब सुनना जरा ध्यान से। अब हेलिकेज ने इसको अनवाइंड कर दिया, कुंडली को खोल दिया डीएनए की को, ठीक है। तो जैसे ही ये कुंडली, सपोज कीजिए आपकी, एक बात मैं आपको बताऊं, आपके पास एक रस्सी है,
रस्सी में ऐसे दो ऐंठन होते हैं ना ऐसे। तो जब आप किसी रस्सी के दो सिरों को ऐसे पकड़ के और यूँ खोलते हुए जाएंगे तो बोलो एक स्थान पर नीचे की तरफ ज़्यादा ऐंठन उत्पन्न हो जाते हैं ना, और फिर वो आगे नहीं खुल पाती है। ऐसा होता है नहीं होता? एक रस्सी है, उस रस्सी के आप दोनों सिरों को पकड़ के ऐसे खोलते हुए जाइए। आप पूरी रस्सी को नहीं खोल सकते एक साथ, ठीक है। कुछ समय बाद थोड़ा सा जब आप खोल देंगे ना तो ऐंठन इतने हो जाते हैं कि आगे वाला पार्ट फिर खुलता नहीं है। बोलो ऐसा होता है नहीं होता है? होता है ना। अब यदि मैं उस ऐंठन वाले स्थान को काट दूं, कैंची से काट दूं, तो बोलो दोनों श्रृंखलाएं कंप्लीट रूप से सेपरेट हो जाएंगी ना? फिर होंगी कि नहीं होंगी? बिल्कुल यही कंसेप्ट अपने डीएनए के साथ होता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से सुनना। जैसे ही ये कुंडली ओपन हो रही है तो सपोज कीजिए इस स्थान पर ऐंठन ज़्यादा हो जाएगी। मान लीजिए यहाँ पे ऐंठन ज़्यादा हो जाएगी ना, कुंडलन ज़्यादा हो जाएगा। तो मान लीजिए अब ये यहाँ से आगे ओपन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है, यदि मैं इकोलाई जीवाणु की बात करूँ, इकोलाई जीवाणु की, तो यहाँ पर एक एंजाइम काम आता है जिसका नाम है डीएनए गायरेज। डीएनए गायरेज, इकोलाई। अच्छा, इकोली जो जीवाणु है, मैं बातें प्रोकैरियोट कह सकूँ ना? अरे जीवाणु प्रोकैरियोट ही तो रहे हैं, जिनमें स्पष्ट केंद्रक नारे बिनते प्रोकैरियोट्स बोले हम, ठीक है। और यूकैरियोट्स किनते बोले, जिनमें स्पष्ट केंद्रक है, जैसे कि हम। अब यहाँ भी एक नीट के लिए क्वेश्चन है, जरा ध्यान सुनना कि डीएनए में उत्पन्न अतिकुंडलनों को या डीएनए में उत्पन्न ऐंठनों को कम करने के लिए प्रोकैरियोट्स में तो एक एंजाइम होता है जिसका नाम क्या है, डीएनए गायरेज। और यदि मैं अपने डीएनए की बात करें, हम यूकैरियोट्स के डीएनए की बात करें, तो वहाँ पर डीएनए गायरेज के स्थान पर एक एंजाइम होता है जिसको हम टोपोआइसोमरेज बोलते हैं। इट इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट एग्जाम कि यूकैरियोट्स में डीएनए कुंडलनों को कम करने के लिए या ऐंठनों को कम करने के लिए, दोनों श्रृंखलाओं को अलग करने के लिए कौन सा एंजाइम काम आता है? तो आंसर है टोपोआइसोमरेज। कौन सा? लेकिन मैं प्रोकैरियोट्स जैसे इकोलाई की बात करूं तो उसमें कौन सा एंजाइम काम आएगा? डीएनए गायरेज। और आपके सिलेबस में जो फोटोकॉपी हो रही है ना, वो जीवाणु की फोटोकॉपी है, हमारी नहीं है। समझ रहे हैं? सेम होती है हमारी और जीवाणु की फोटोकॉपी, लेकिन एक ही अंतर होता है कि वहाँ तो ऐंठनों को कम करने के लिए कौन सा एंजाइम? डीएनए गायरेज। और हमारे कौन सा एंजाइम बोलो? टोपोआइसोमरेज। तो ये भी एक डिफरेंट आपको याद करना है। तो दोनों की भूमिका आ गई। एक तो किसकी? हेलिकेज की। हेलिकेज क्या करेगा बोलो? ये डीएनए की श्रृंखलाओं को तोड़ेगा, मतलब अलग अलग करने की कोशिश करेगा हाइड्रोजन बंध को तोड़कर। और जो डीएनए गायरेज है वो क्या करेगा? ऐंठनों को कम करेगा। भाई जैसे ही यहाँ पे ज़्यादा ऐंठन हो जाएंगे ना तो इसको ये तोड़ने का कार्य करता है। यूँ मानो ऐसे इसको काट दिया बस, ठीक है। तो ये आपका कौन है? ये है आपका डीएनए गायरेज। कौन है ये रेड कलर में? डीएनए गायरेज। और हेलिकेज आपका ऐसे काम कर ही रहा है, ठीक है, ऐसे काम कर रहा है हेलिकेज। और सुनिए, अब ये हाइड्रोजन जो बॉन्ड है, मैंने आपको इनकी एक विशेषता बताई थी कि ये आसानी से तो टूट जाते हैं और आसानी से ही जुड़ जाते हैं। अब सुनना बात को, यदि मैंने इसको हेलिकेज एंजाइम से तोड़ दिया तो ये दोबारा भी तो आपस में जुड़ सकते हैं, और यदि ये दोबारा आपस में जुड़ गए तो हमारी तो रेप्लिकेशन की क्रिया ही नहीं होगी, ठीक है। तो इसके लिए भी एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। देखो ये सिंगल स्ट्रैंड है कि ना है बोलो? ये सिंगल स्ट्रैंड है ना, एकल रज्जुक है, मतलब सिंगल माने अकेला और स्ट्रैंड माने श्रृंखला या रज्जुक। तो ये सिंगल स्ट्रैंड है कि नहीं बोलो? और बाइंड माने क्या होता है? बांधना नहीं होता, बाइंडिंग करना। बाइंडिंग करना ना जाने तुम बांधना। और प्रोटीन माने प्रोटीन। तो सुनिए, एक SSBP नाम की सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन
ये SSBP है भाई, जो दोनों श्रृंखलाओं को पकड़ लेती है, दोनों श्रृंखलाओं को पकड़ लेती है और उनको ऐसे ही खींच के रखती है। अब बोलो, अब हाइड्रोजन बॉन्ड जोड़ेंगे क्या? नहीं जोड़ेंगे ना। सुनना मेरी बात को, जो SSBP होती है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, वो दोनों श्रृंखलाओं को ऐसे हमेशा खींच के रखती है ताकि ये दोनों श्रृंखलाएं आपस में जुड़ नहीं जाएं। तो ये सबसे पहला काम है भाई, ठीक है। आप देख पा रहे हैं कि आपके DNA रेप्लिकेशन में सबसे पहले 3 प्रोटीन भाग ले रही हैं। एक तो हेलिकेज प्रोटीन, वो क्या करेगी बोलो? ये DNA की श्रृंखलाओं को अलग करेगी। बोलो जरूरी है कि ना श्रृंखलाओं को अलग करना, ठीक है। और श्रृंखलाएं जब अलग होती हैं तो कहीं वो वापस ना जुड़ जाएं, इसको रोकने के लिए कौन सी प्रोटीन है? सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन SSBP। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? ठीक है। तो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन का क्या काम हो गया? ये दोनों श्रृंखलाओं को आपस में रोकने का कार्य, खींच के रखती है ताकि ये आपस में दोबारा से जुड़ नहीं जाएं। और जब ये श्रृंखला खुलती है तो यहाँ पे ज़्यादा ऐंठन हो जाते हैं, तो इन ऐंठनों को कम करने के लिए कौन सा एंजाइम? DNA गायरेज, DNA गायरेज। अच्छा, ये DNA गायरेज है ना, DNA गायरेज, ये तो कौन के लिए है? प्रोकैरियोट्स के लिए। कौन के? लेकिन हमारे अंदर कौन काम करेगा इसके स्थान पर? टोपोआइसोमरेज। कौन काम करेगा? तो पहला कंसेप्ट तो ये है। इतनी बात समझ में आ गई? अब मैं पहली हेडिंग पढ़ रहा हूँ, अब ज़रा ध्यान सुनना। अब पहला पॉइंट पढ़ रहा हूँ। देखो, DNA का रेप्लिकेशन टोटल 3 चरणों में पूरा होता है, 3 चरणों में। पहला है समारंभन बिंदु का अभिज्ञान, समारंभन बिंदु का अभिज्ञान। समारंभन जाने ऐसा बिंदु जहाँ से स्टार्टिंग हुए। अरे समारंभन को मतलब का है शुरुआत। तो आपके DNA में कोई ऐसा स्थान तो होगा जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती होगी। अरे नहीं होगा क्या? अरे रेप्लिकेशन स्टार्ट जहाँ से होगी आपके DNA में, तो वहाँ कोई ना कोई स्थान नहीं होगा। तो जिस स्थान से फोटोकॉपी की शुरुआत हो, आप उसी स्थान को क्या बोलेंगे? बोलो, समारंभन बिंदु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अब सपोज कीजिए कि आपका मैं ये समारंभन बिंदु मान लूँ यहीं से, ठीक है। ये कौन है? समारंभन बिंदु, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात ध्यान से सुनना, एक और बात ध्यान से सुनना भाई। अब मैं अपने टॉपिक पे चलता हूँ। अब मैं मान लीजिए इसको हाफ कर दूँ, आधा, इसी से समझना है अभी हमें ना। यदि मैं इसको आधा कर दूँ, अपने एक्सपेरिमेंट को देख रहे हैं हम, तो अब मैं इस DNA को ऐसे बना दूँ। सपोज करना भाई, ये 2 श्रृंखलाएं मान लीजिए, ये वाली, ठीक है, और ये जो खुली हुई श्रृंखलाएं, क्या मैं इनको ऐसे नहीं बना सकता? क्या बोलो, ऐसे बना सकता हूँ ना? दिख रहा है क्या वीडियो में? दिख रहे हैं? ठीक है। एक बात है, सुनो, धुंधला दिख रहा है? बिल्कुल सही दिख रहा है। अच्छा सुनिए, ध्यान सुनना, अब पॉइंट चल रहा है। यदि मैं प्रतिकृति को समझाने के लिए इसको यहाँ से जूम कर लूँ और इसको यहाँ पे शो करूँ, तो बोलो ऐसी संरचना होगी कि नहीं होगी? बताओ। ये आपकी खुली हुई श्रृंखलाएं ना, दोनों खुली हुई श्रृंखलाएं, और ये कौन सी श्रृंखलाएं? अभी बंधी हुई श्रृंखलाएं। ये कैसी हैं? बोलो, बंधी हुई। तो यहाँ पे आपका कौन सा एंजाइम है? DNA गायरेज, जो किनारों पर होता है, DNA गायरेज होता है ना यहाँ पे। और यहाँ पे कौन सी प्रोटीन है? बोलो, SSBP प्रोटीन है। और आपके हेलिकेज ने इसको तोड़ दिया है, तो हेलिकेज तो हम शो ही नहीं करेंगे। यदि शो करना चाहे ना, तो मैं हेलिकेज को यहाँ पे शो करता हूँ। ये हेलिकेज एंजाइम है। कौन है ये? जो, अरे भाई हेलिकेज इसको आगे की तरफ तोड़ता हुआ नहीं जाएगा क्या? अगली जो श्रृंखला है उसको नहीं खोलेगा हेलिकेज, तो हेलिकेज ऐसे चलता हुआ जाएगा, आगे की तरफ खोलता हुआ जाएगा, और पीछे से क्या बनती चली जाएगी? DNA की नई श्रृंखला। ये सिस्टम होता है रेप्लिकेशन में, ठीक है। अभी सुनना ध्यान से। इन तीनों प्रोटीन्स का काम आपको समझ में आ गया, क्या काम करेंगे, ठीक है। ये हमारा छोटा सा कंसेप्ट है। अभी हम रेप्लिकेशन की स्टार्टिंग करेंगे। अब ज़रा ध्यान से सुनना मेरी बातों को।
डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, अरे यदि आपको नया डीएनए बनाना है तो बोलो आपको न्यूक्लियोटाइड की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? अरे डीएनए बनता किससे है? न्यूक्लियोटाइड से। किससे बनता है? तो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे तभी तो नया डीएनए बनेगा। न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ेंगे तभी तो नया डीएनए बनेगा, नहीं बनेगा क्या बोलो? तो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए, इस पॉइंट को याद रखना, नए न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए एक एंजाइम होता है और उस एंजाइम का नाम है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ये 2-3 प्रकार का होता है डीएनए पॉलीमरेज, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो डीएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम ऐसा एंजाइम है जो न्यूक्लियोटाइड को क्या करता है बोलो? जोड़ता है। न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता है। और यदि न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाएंगे तो बोलो डीएनए की श्रृंखला बनेगी कि नहीं बनेगी? अरे पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला ना बताई मैंने? तो जब हमने पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बताई थी तो उस समय क्या किया था हमने? न्यूक्लियोटाइड को ही तो जोड़ा था केवल। सांप की तरह क्यों चुप है तुम? नहीं जोड़ा था क्या न्यूक्लियोटाइड को? फॉस्फोडाइएस्टर बंद बना था और पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनी कि ना बनी? तो सेम पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला यदि मैं यहाँ पे ऐसे बना दूँ, सुन लो छरा, यदि मैं यहाँ पे भी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला ऐसे बना दूँ और यहाँ भी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला ऐसे बना दूँ और इसको मैं अलग कर दूँ, तो बोलो एक डीएनए से 2 डीएनए बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बनेंगे ना। तो इसको मैं रेप्लिकेशन नहीं बोलूँगा। अब समझना ये है कि आखिर ये 2 श्रृंखला बनी कैसे। अब ध्यान से सुनना, इनको बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है मुख्य रूप से डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम है जो किसको जोड़ने का कार्य करता है? न्यूक्लियोटाइड को। किसको जोड़ने का काम करता है? अरे एक श्रृंखला तो ऑलरेडी बनी हुई है, केवल एक ही श्रृंखला तो बनानी है बस आपको। और यदि एक श्रृंखला और बन जाएगी तो दोनों के हाइड्रोजन बॉन्ड आपस में जुड़ जाएंगे और दोबारा से नया डीएनए तैयार हो जाएगा। इसी को आप रेप्लिकेशन बोलते हैं। अब भूमिका देखो केवल, तो यहाँ तक खोलने में तो इनकी भूमिका रही थी तीनों की। अरे ये डीएनए मैंने ऐसे बनाया था ना, तो ये ऐसे बनाने में 3 चीज़न की भूमिका है। सबसे पहली थी हेलिकेज की, जिसने इसको खोला था। फिर थी एसएसबीपी की, जिसने इसको खींच के रखा था ताकि ये दोबारा नहीं जुड़ जाए। और ज़्यादा ऐंठन उत्पन्न नहीं हो उनको कम करने के लिए किसकी थी? डीएनए गायरेज की। तो ये तीनों की भूमिका थी। अब सुनना, अब डीएनए बात मत करे, भगा दूँगा क्लास में थे। जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम होता है उसके बहुत सारे नखरे होते हैं। नखरे क्यों? अरे मैंने मुखिया ये, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड को जोड़ सकता है केवल कौन सा एंजाइम बोलो? डीएनए पॉलीमरेज। और जब तक न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने वाला एंजाइम नहीं रहेगा तब तक डीएनए की श्रृंखला बन ना सके। तो डीएनए प्रतिकृति में मेन भूमिका या मुखिया कौन है? नेताई डीएनए पॉलीमरेज। और इसके तो नखरे होना स्वाभाविक है। अब नखरों को सुनिए, इसके क्या नखरे होते हैं। वो ये कहता है कि देखो भाई, मैं काम तो कर दूंगा तुम्हारे लिए, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशन हैं। तो वो शर्तें क्या हैं? वो ये कहता है कि एक तो मैं अपना कार्य सिंगल स्ट्रैंड पे करूंगा, एकल श्रृंखला पे। मतलब तो हम क्या बोलते हैं? चल ठीक है, तेरे काजे एक श्रृंखला दे दे। बोलो सिंगल स्ट्रैंड है कि ना? ये है ना। ये डबल स्ट्रैंड पे काम नहीं करता है डीएनए पॉलीमरेज। इसकी कुछ शर्तें होती हैं, ये शर्तें रखता है हमारे सामने और हम उनको फॉलो करते हैं, उसको प्रोवाइड कराते हैं। पहली शर्त कि मैं सिंगल स्ट्रैंड पे काम करूंगा। हमने बोला चलो ठीक है, तू ले ले, सिंगल स्ट्रैंड दे दी तेरे लिए। तो हमने हेलिकेज से उसको तोड़ दिया था, तो सिंगल स्ट्रैंड इसको प्रोवाइड करा दी। ठीक है। फिर उसने कहा और एक और बात, मैं जो काम करूंगा ना अपना, मैं 5 से 3 की तरफ काम करूंगा, 5' to 3' की तरफ काम करूंगा। अब इसका मतलब समझो, सुनो। ये
श्रृंखला ना बताई मैंने तुम्हारे का, जब पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बताई, जब ई 5 प्राइम है और ई 3 प्राइम है, और ई 3 प्राइम है, तो ई कौन सा है बोलो? समझ में आ गई मेरी बात? अब जरा ध्यान से सुनना, हमेशा ही डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं विपरीत ध्रुवता वाली होती हैं। विपरीत ध्रुवता कैसे, जरा ध्यान सुनिए लाला। ए पीछे तोते कह रहा हूँ, ये येलो शर्ट वाला तोते कह रहा हूँ मैं, हाँ ये बीच वाला। अरे ये कौन से है, ऑरेंज सी, पता नहीं कलर कौन सा है, इधर देख ले। तोते कह रहा हूँ मैं, बामा मत देख है, देख तेरे बगल में अटकाई। सुनो ध्यान सुनना भाई, डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं पर विपरीत ध्रुवता होती है। अब विपरीत ध्रुवता कैसे? ई 5 से 3 की तरफ चल रही है श्रृंखला, चल रही है ना, तो या के संगत यदि तुम दूसरी श्रृंखला बनाएंगे, दूसरी श्रृंखला, तो देखो अब मैं यहाँ 5 डैश मान लूँ ना यहाँ पे, और यहाँ पे क्या मान लिया मैंने 3 डैश, तो एक श्रृंखला ही 5 से 3 की है गई। अब यूँ बताइयो ये दूसरी श्रृंखला कैसी होगी बताओ? ये 3 से 5 नहीं होगी क्या? 3 to 5 नहीं होगी क्या? तो 3 सिरा इतकू नहीं आवेगो, और 5 सिरा किधर आएगा? इधर साइड में, इधर साइड में आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा बोलो? तो डीएनए पॉलीमरेज की शर्त क्या थी कि यदि मैं न्यूक्लियोटाइड को जोड़ूंगा ना, तो मैं कित को जोड़ूंगा हमेशा? 5 डैश to 3 डैश। अब एक बात बताओ, आपका डीएनए पॉलीमरेज इसी श्रृंखला को तो जोड़ेगा, नीचे यही जोड़ेगा ना, तो बताइयो कितने चलेगो? इधर से चलेगो क्या इधर से चलेगो? या साइड से चलेगो ना, चलेगा कि नहीं चलेगा? तो ये भी आपको पॉइंट याद करना है। दूसरी कंडीशन समझ में आ गई तुमने? शर्त क्या थी उसकी कि मैं 5 से 3 की तरफ ही चलाऊंगा हमेशा, ये मेरा सिस्टम है, समझ रहे? डीएनए पॉलीमरेज का एक सिद्धांत है, सिद्धांतवादी है कि मैं चलूंगा तो एक सीध में चलूंगा 5 से 3 की तरफ, बाद में ये मत कहना कि तू 3 से 5 की तरफ चल, नहीं, मैं किधर से किधर चलूंगा हमेशा? 5 से 3 की तरफ। तो 5 से 3 इधर, तो यहाँ से चलना होगा इसको। अब दूसरी श्रृंखला को बनाएगा तब किधर से चलेगा बोलो? अरे ई कौन सी श्रृंखला है? 3 से 5, तो ई है गई 3 डैश और ई है गई 5 डैश, तो अब ई श्रृंखला इतकू 5 डैश सिरा होगा ना इसका, और इधर कौन सा सिरा होगा बोलो? तो अब डीएनए पॉलीमरेज कैसे चलेगा इस श्रृंखला पर? ऐसे बोलो, ऐसे चलेगा कि नहीं चलेगा इधर से? और इस श्रृंखला को बनाएगा तब कैसे चलेगा? ऐसे चलेगा। ये सिस्टम समझ में आया? डीएनए पॉलीमरेज की सेकंड कंडीशन क्या थी कि मैं चलूंगा तो किधर से किधर हमेशा? 5 डैश to 3 डैश की तरफ चलूंगा। तो ये भी आपको पॉइंट याद करना है, ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरी इंपॉर्टेंट शर्त क्या कहता है डीएनए पॉलीमरेज? और सुन लो लालाओ, मैं तुम यूँ समझ रहे कि मैं ऐसे ही काम कर दूं। डीएनए पॉलीमरेज कहता है कि 2 शर्त तो तुमने मेरी मान ली, अच्छी बात है, तीसरी शर्त और है मेरी, और वो शर्त क्या है कि मैं जब काम करूंगा, जब तुम मुझे कोई प्लेटफॉर्म तैयार करके दोगे, सुनना मेरी बात को, प्लेटफॉर्म तैयार का क्या मतलब है कि तुम ऐसा करो, मैं तो राजा हूं, डीएनए पॉलीमरेज कहता है तुम मेरे का छोटी सी श्रृंखला बना के दो पहले, समझो आप मेरी बात को, कि तुम मेरे लिए एक नई श्रृंखला पहले से बना के दो, छोटी सी श्रृंखला, तब जाके मैं काम करूंगा। डीएनए पॉलीमरेज क्या कहता है कि आपने मेरी 2 शर्तें तो मान ली, मेरी तीसरी और लास्ट शर्त यह है कि आप मुझे एक छोटा सा खंड बना के दो तैयार किया हुआ, जब मैं उसके पास जाऊंगा और तब मैं अपना काम करूंगा। तो छोटे से डीएनए खंड का मतलब मैं आपको बता दूं वो क्या कहना चाहता है। वो ये कहना चाहता है कि सपोज कीजिए अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है ना, तो वो आपसे ये एक शर्त मांगता है, शर्त कहता है कि आप ना मेरे लिए एक छोटा सा खंड बना दो ऐसे, इसके संगत। अभी डबल स्ट्रैंड को खंड है ना, समझ रहे मेरी बात है कि तुम मेरे काज एक छोटा सा खंड बना के दे दो तैयार करके,
फिर मैं यहाँ पे बैठूंगा आराम से और फिर मैं अपनी तुम्हारे काज पूरी श्रृंखला को तैयार करके दे दूंगा। तो ये जो छोटा सा खंड है, ये छोटा सा खंड जो है, हम इस छोटे से खंड को बनवाते हैं आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम से। कौन से एंजाइम से? उसमें जिक्र था ना आरएनए पॉलीमरेज का या आरएनए प्राइमर का। अरे सेकंड पॉइंट क्या था कि आरएनए आरंभक का निर्माण या आरएनए प्राइमर का निर्माण नहीं था क्या? बोलो, आरएनए खंड का संश्लेषण था कि नहीं? सेकंड हेडिंग था कि नहीं? देखो सही एक बार, देखो जरा, सेकंड पॉइंट है ना आरएनए वाला, हेडिंग में देखो आप, दूसरा पॉइंट है। तो सुनिए, अब बिल्कुल निकट हैं हम, ध्यान से सुनो भाई बात है। तीसरी शर्त क्या थी कि तुम मेरे काज एक छोटा सा खंड बना के दे दो। यदि तुम वह खंड तैयार करके दे देंगे ना मेरे काजे, तो मैं फिर अपनों बखूबी काम करूँगा, तुम्हारे काजे पूरी श्रृंखला बना के तैयार कर दूँ। तो डीएनए पॉलीमरेज की ये 3 शर्तें थी भाई। एक तो मैं सिंगल स्टैंड पे काम करूँगा, दूसरा मैं हमेशा 5 से 3 की तरफ ही काम करूँगा, और मुझे एक छोटा सा खंड चाहिए, तब जाके मैं अपना काम करूँगा। तो हम छोटे से खंड को किससे बनवाते हैं? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम से। किससे बनवाते हैं? अब सुनो, आरएनए पॉलीमरेज तो आरएनए को निर्माण करेगा और डीएनए पॉलीमरेज कौन को निर्माण करेगा? डीएनए को। तो आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है? संगत न्यूक्लियोटाइड को जोड़ देता है। संगत न्यूक्लियोटाइड कैसे? देखो, मान लीजिए ये आपका ATTA एक मान लियो मैंने, ये नाइट्रोजन क्षार है। तो जब यहाँ पे आरएनए बनेगा ना, तो आरएनए क्या करेगा भाई? आरएनए क्या करता है, जैसी एडेनिन है, और तुम्हें पता है ना कि आरएनए में थाइमिन के स्थान पे कौन सा नाइट्रोजन क्षार पाया जाए? यूरेसिल। कौन सा? यूरेसिल। कौन सा पाया जाता है बोलो? तो यदि ये आरएनए खंड है तो यहाँ पे मैं थाइमिन बनाऊंगा क्या? नहीं, यहाँ पे मैं क्या बनाऊंगा? यूरेसिल। और यहाँ पे एडेनिन, यहाँ पे एडेनिन और यहाँ पे यूरेसिल। अब ये जो खंड है ना, ये डीएनए को खंड ना है, ये छोटा सा खंड है किसका? आरएनए का। तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ कि ये आरएनए प्राइमर है। कौन है? मतलब आरंभक है जो हमारे डीएनए की श्रृंखला को बनाना स्टार्ट करवाएगा। तो आरंभक ना कह सकूँ मैं, छोटे से खंड थे कह सकता हूँ ना। अभी बनेगा किधर भाई? 5 से 3 की तरफ ही तो बनाना हो तुमने। तुम गलती से या इधर थोड़ी बना सकें, इधर क्यों बनाएंगे? इधर से तो 3 to 5 चल रही श्रृंखला, लेकिन पॉलीमरेज की तो शर्त थी कि मैं काम किधर से किधर करूँगा। तो मैंने आरएनए आरंभक भी किधर से बनाया? 5 से 3 की तरफ बनाया। समझ में आ गई? अब डीएनए पॉलीमरेज खुश हो जाता है, वो आता है और इस पर बैठ जाता है डीएनए पॉलीमरेज। ये बैठ गया डीएनए पॉलीमरेज। अब जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, न्यूक्लियोटाइड, उन न्यूक्लियोटाइड को ऐसे जोड़ता हुआ जाएगा, ऐसे जोड़ता हुआ जाएगा, और आपके लिए क्या तैयार कर देगा? एक डीएनए की नई श्रृंखला। तो यह बन तो गई डबल स्टैंड डीएनए। एक ना बनी हुई, किसने बनाया इसको? डीएनए पॉलीमरेज ने। किसने बनाया? कैसे बनाया? पहले इसको हमने कौन सा प्लेटफॉर्म दिया? आरएनए प्राइमर नाम का, आरएनए आरंभक नाम का, है ना। इसमें 4 से 12 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, बस छोटा सा खंड होता है। या तो 4 न्यूक्लियोटाइड ने जोड़ सके या 12, 4 से 12 तक जोड़ सके बस। अरे छोटा सा खंड है रेड कलर में जो तुम्हें दिखाई दे रहा है। या तो तुम आरएनए आरंभक बोलेंगे, क्या बोलेंगे? और या आरएनए आरंभक पे बैठ के हमारा डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता जाता है और नई श्रृंखला का क्या कर देता है? निर्माण कर देता है। तो इस श्रृंखला बन गई एक। अब एक पॉइंट और सुनना, अभी उसके नोट्स बाकी हैं लिखना, कि जो श्रृंखला लगातार बन जाती है, लगातार, तो आप उस श्रृंखला को सतत श्रृंखला ना बोल सकें। का बोलो? सतत श्रृंखला ना बोल सकें तुम याते। तो एक तरफ तो ये बनाता है कंटिन्यू श्रृंखला, ठीक है, 5 से 3 की तरफ वाली। लेकिन जो 3 से 5 तरफ वाली श्रृंखला है ना, यहाँ पे जो दूसरी श्रृंखला बनेगी वो कैसे बनेगी? बाय और समझो। एक डीएनए तो तैयार है गो, दूसरे को देखते हैं।
वही सबसे पहले आपको आरएनए आरंभक बनाना पड़ेगा। कौन सा एंजाइम भूमिका निभावेगा बोलो? आरएनए प्राइमेज या आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है भाई? यहाँ पे बना दियो छोटा सा खंड, ठीक है। फिर डीएनए पॉलीमरेज इस पे बैठेगा। अब डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है? यहाँ पे इसको लगातार नहीं बनाता है। देखो जैसे यहाँ तक श्रृंखला बना दी, फिर बीच में से हट जाएगा, छोड़ देगा, फिर एक नया आरएनए आरंभक बनेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर डीएनए पॉलीमरेज फिर छोटा सा डीएनए खंड बना देगा यहाँ पे, समझ रहे? फिर आरएनए यहाँ पे बनाएगा, फिर डीएनए पॉलीमरेज फिर एक डीएनए श्रृंखला बनाएगा। अब एक बात बताओ, ऐसे 3 खंड से बन गए ना, यहाँ पे बने कि ना बने? तो इनते तुम लगातार श्रृंखला बोल सकेगा? या तो तुम कौन सी श्रृंखला बोलेंगे फिर? असतत श्रृंखला। कौन सी? और बीच बीच में जो खंड बन रहे हैं ना, इन खंडों का नाम होता है ओकाजाकी खंड। क्या खंड होते हैं ये? एक वैज्ञानिक है ओकाजाकी, उन्होंने इस पर रिसर्च किया था, तब उन्होंने इन खंडों को अपना नाम दिया कि जो 3 से 5 की तरफ श्रृंखला चलती है वो लगातार नहीं बनती है, उसमें पहले कुछ खंड बनते हैं और उन खंडों को क्या कहते हैं? ओकाजाकी खंड। क्या बोलते हैं? और फिर लास्ट में डीएनए लाइगेज नाम का एंजाइम होता है जो इनको वापस क्या कर देता है? जोड़ देता है, और दोबारा से क्या बन जाती है? एक नई श्रृंखला। नई श्रृंखला तो बनेगी लेकिन वो लगातार ना बने, पहले छोटे छोटे से टुकड़ा बनेंगे और फिर बाद में उन टुकड़ों को क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। और जो आरएनए प्राइमर थे उन सबको हटा दिया जाता है, आरएनए एज एंजाइम थे, सबको नष्ट कर दिया जाता है और बचता क्या है? केवल डीएनए की श्रृंखला। तो फिर ये यहाँ से अलग हो जाएगी जब कंप्लीट डीएनए बन जाएगा। तो अब बोलो कितनी श्रृंखला बन गई आपके पास डीएनए की? 2 श्रृंखलाएं। कितनी श्रृंखलाएं? तो फोटोकॉपी हुई कि नहीं हुई बोलो? ऐसी होती है डीएनए की रेप्लिकेशन। अब एक बार मेरे पॉइंटों को सुनना। डीएनए का रेप्लिकेशन टोटल 3 चरणों में पूरा होता है। पहला चरण क्या है बोलो? समारंभन बिंदु का अभिज्ञान, आरएनए प्राइमर का निर्माण और डीएनए खंड का संश्लेषण या डीएनए श्रृंखला का निर्माण। बोलो यही 3 चरण होते हैं ना। अब पहले चरण में आप क्या लिखेंगे कि भाई सबसे पहले जो होता है कि इसको विकुंडलन करने के लिए हम कुछ प्रोटीन का सहारा लेते नहीं लेते बोलो? और ऐंठनों को कम करने के लिए कौन सा एंजाइम बोलो? डीएनए गायरेज। और आप बोल सकते हैं कि डीएनए का रेप्लिकेशन जिस स्थान से स्टार्ट होता है हम उस स्थान को क्या कह सकते हैं? समारंभन बिंदु कह सकते हैं। बोलो कह सकते हैं नहीं कह सकते? सपोज कीजिए ये आपका कौन सा बिंदु हुआ? समारंभन बिंदु है, ये है कि नहीं? समारंभन बिंदु। तब पहली हेडिंग यही है। दूसरी हेडिंग है आरएनए प्राइमर का निर्माण। तो आप बोल देंगे कि जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो सबसे पहले एक छोटे से खंड का संश्लेषण करता है, जिसे आप क्या बोलेंगे? आरएनए प्राइमर बोलेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब तीसरा का है डीएनए खंड को संश्लेषण या डीएनए श्रृंखला को निर्माण। अरे अब डीएनए श्रृंखला ही तो बनेगी एट लास्ट में। कौन सा एंजाइम बनाएगा? डीएनए पॉलीमरेज। कौन सा एंजाइम? तो आप बोलेंगे कि इस आरएनए प्राइमर पर डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है वो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता हुआ जाता है और एक डीएनए की क्या बन जाती है? नई श्रृंखला बन जाती है, ठीक है। फिर इससे आगे आपके कुछ पॉइंट रह गए, उनमें यही पॉइंट है कि एक श्रृंखला में तो डीएनए पॉलीमरेज लगातार जोड़ता जाता है, उसे तो बोलते हैं सतत श्रृंखला। सतत श्रृंखला और एक या अग्रगामी श्रृंखला बोल सके। और एक श्रृंखला कुछ टुकड़ों में बनती है, मतलब लगातार नहीं बनती, उसको हम बोलते हैं असतत या पश्चगामी श्रृंखला, ठीक है। तो ऐसे आपके डीएनए का क्या होता है भाई? रेप्लिकेशन। और जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो एक कैपिटल वाई जैसी आकृति बनती है। कैसी आकृति बनती है? अब आपको कैसी दिख रही है ये आकृति? तो या वाई जैसी आकृति वाली जो संरचना है ना, इसका एक नाम है और वो नाम है रेप्लिकेशन फोर्क, यानी कि प्रतिकृति द्विशाख। क्या बोलते हैं संरचना को? तो ये आपका कंप्लीट है डीएनए का रेप्लिकेशन। 5 मिनट अब पढ़ो यार, एक बार पढ़ के देखो और पॉइंटों को समझो। एक बार पढ़ के देखो सभी।
चलो मैं पढ़ता हूँ, आप सुनना। देखो एक एक पॉइंट को सुनना है ना, सुनिए भाई। जैसे ये कहता है कि ई कोली जीवाणु में डीएनए प्रतिकृति की संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान निम्न चरणों का होना पाया गया है। मतलब हम जो रेप्लिकेशन देख रहे हैं वो कौन से जीवाणु में देख रहे हैं? ई कोली जीवाणु में देख रहे हैं ना। अब ये पॉइंट सुनो। सबसे पहला है समारंभन बिंदु का विज्ञान। बोलो पहला चरण होगा कि नहीं होगा? अब ये क्या कहता है कि डीएनए की प्रतिकृति एक विशिष्ट बिंदु से शुरू होती है। बोलो होती है नहीं होती? और जिस बिंदु से शुरू होती है आप उस बिंदु को क्या बोलेंगे? बोलो समारंभन बिंदु बोल सके ना बोल सके, तो ई पॉइंट में कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो कि इन समारंभन बिंदुओं से डीएनए श्रृंखला का विखंडन प्रारंभ होता है। बोलो जरूरी है कि ना विखंडन? और वहीं से तो होना प्रारंभ होगा जहाँ से प्रतिकृति स्टार्ट होगी, और जो कई प्रोटीनों की सहायता से होता है। अब मैंने तुम्हारे का प्रोटीन बताई दी है ना, जैसे हेलिक्स या हेलिकेज प्रोटीन है, बिकुंडल प्रोटीन है ना, बिकुंडल प्रोटीन लिख रही का है, यही को नाम हेलिकेज प्रोटीन है। ठीक है, तो कुंडल अस्थायी कारक प्रोटीन और डीएनए गायरेज। बोलो ये काम आई कि ना आई बताओ, है ना। और मैंने इसमें कहा भी था कि विकुंडलन के दोनों ओर उत्पन्न ऐंठनों को कम करने के लिए कौन सा एंजाइम काम आएगा? बोलो डीएनए गायरेज। इतनी सारी बातें मैंने आपको बताई कि नहीं बताई? तो पहले टॉपिक में बोलो कोई दिक्कत हो किसी को? सिंपल है ना सारे पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि भाई अब किसका निर्माण होगा? आरएनए प्राइमर का। किसका निर्माण होगा? अब बोलो आरएनए प्राइमर का निर्माण होना जरूरी है कि ना जरूरी? अब क्यों जरूरी है? क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज की शर्त थी ये कि मैं जब तक काम नहीं करूंगा जब तक आप आरएनए प्राइमर नहीं बनाएंगे। तो आरएनए बनाने के लिए आपको कौन से एंजाइम की सहायता लेनी पड़ेगी? आरएनए पॉलीमरेज की। कौन की? तो ये कहता है ना कि खुली हुई डीएनए श्रृंखला पर सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम एक छोटे से आरएनए खंड का क्या करता है? बोलो संश्लेषण करता है, जो डीएनए संश्लेषण के लिए आरंभक का कार्य करता है। समझ गए? आरएनए आरंभक है। अरे डीएनए खंड के संश्लेषण काज है, आरंभक को काम कर रहे हो क्या ना कर रहे हो? आरएनए प्राइमर निर्माण कौन सा एंजाइम कर रहे हो या को? आरएनए पॉलीमरेज। तो क्या दिक्कत है बोलो या पॉइंट में? अब तीसरे पॉइंट पे आओ। अब वो कहता है कि आरएनए प्राइमर पर किसका निर्माण? डीएनए का निर्माण। तो स्वाभाविक सी बात है कि डीएनए के संश्लेषण में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बोलो निभाता है नहीं निभाता? क्योंकि डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेगा कौन? डीएनए पॉलीमरेज। तथा नाइट्रोजनी क्षारकों को एक एक करके जोड़ने में क्या करता है? सहायता करता है ना। और जब डीएनए का विकुंडलन एक बिंदु तक होता है तो देखने में कैसा लगता है ये? तो इस संरचना को आप क्या कहते हैं? प्रतिकृति द्विशाख। तो आप एक बात देखो ना कि मैंने एक बिंदु तक इसको खोल दिया था, तो अब देखने में कैसा लग रहा है? ये रेप्लिकेशन फोर्क जैसा लग रहा है। ठीक है, और ये कहता है कि धीरे धीरे प्रतिकृतिकरण की क्रिया आगे बढ़ती है और दोनों भुजाओं को जोड़ने वाला बिंदु आगे बढ़ता जाता है और डीएनए पॉलीमरेज केवल 5 से 3 दिशा में ही किनको जोड़ता जाता है? न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता हुआ चला जाता है। अरे 5 से 3 दिशा में तो जोड़ रहे है, तो क्या दिक्कत है आपको इस टॉपिक में? बोलो है? और नायो का समझ में? अब या की एक बार प्रैक्टिस और करनी है तुम्हें। ठीक है, चलो अब बुक में तुमने ये वाला डायग्राम बनाना है, दिख रहा है जो आपको ये वाला। ठीक है, हाँ दिख जाएगा बनना। लाओ 6.8 वाला डायग्राम में देख लो, दिख रहा होगा तुमने ना। ई वाला डायग्राम बनाना हो तुमने ना। रेप्लिकेशन फोर्क है ही, तो मैंने जगह छुड़वा रखी है ना। अभी तो पहले तुम 2-3 पॉइंट लिखो, अब जो जगह है वहाँ पर ये वाला डायग्राम बनाना है आपको केवल, है लिखो। अरे कौना छुड़वा की लिखेंगे ना अब तुम, अब बाकी बात छूटेगी। लिखिए भाई, लिखो लिखो लिखिए। 5 to 3 5 से 3 वाली, 5 से 3 अतकाय श्रृंखला पर, 5 से 3 श्रृंखला पर डीएनए का संश्लेषण सतत होता है, सतत होता है।
अतः इसे अग्रगामी श्रृंखला कहते हैं, अग्रगामी। अग्रगामी श्रृंखला कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरी टेम्पलेट पर डीएनए खंड का संश्लेषण, डीएनए श्रृंखला का संश्लेषण करना। डीएनए श्रृंखला का संश्लेषण लगातार ना होकर, या लगातार नहीं होता है, ऐसे करना, लगातार नहीं होता है, इसे असतत या पश्चगामी श्रृंखला कहते हैं। असतत या पश्चगामी श्रृंखला कहते हैं। एक पॉइंट और लिख लो, असतत श्रृंखला में जो खंड होते हैं, असतत श्रृंखला में जो खंड होते हैं उन्हें ओकाजाकी खंड कहते हैं। ओकाजाकी खंड कहते हैं। ओकाजाकी को अंडरलाइन करना। ओकाजाकी खंड कहते हैं जिन्हें बाद में डीएनए लाइगेज एंजाइम द्वारा जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार एक डीएनए से 2 डीएनए बन जाते हैं। तो आज केवल इतना ही, बाकी बातें करेंगे कल।